नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्कुलर्स में एक नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो एसबीआई ऑर्डर नंबर 12 2023 के संदर्भ में है, जो कि 25 मई 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एफएस डिवीजन द्वारा इशू की गई है। तो ये एसबीआई ऑर्डर रिवीजन ऑफ नो योर कस्टमर केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म सीएफटी नॉर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पीओएसबी। तो पीओएसबी में जो केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और सीएफटी यानी कि फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ये सारे जो नॉर्म्स है इसके लिए जो गाइडलाइंस है इसको यहाँ पे रिवाइज किया गया है। तो देखिए, मास्टर सर्कुलर नंबर 1 ऑन AML CFT नॉर्म्स एप्लीकेबल फॉर स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैज़ बीन सर्कुलेटेड इन SB ऑर्डर नंबर 14 2012 डेटेड 9 अक्टूबर 2012। तो 9 अक्टूबर 2012 को SB ऑर्डर नंबर 14 2012 के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग ऑन टेररिज्म CFT नॉर्म्स जो स्मॉल सेविंग्स के लिए है वो इशू किए गए थे। Department of Economic Affairs, Ministry of Finance has notified Government Savings Promotional General Rules 2080, GSPR 2018 and National Savings Schemes Rules 2019, which has been implemented from 18 December 2019. GSPR 2018 prescribes the mandatory documents and other optional documents to be obtained from the depositors. तो ऊपर यहाँ पर जो लेटर नंबर दिए गए हैं इसमें केवाईसी के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स लेना है वो उसमें स्पेसिफाई किया गया है। और सीबीएस के बाद जो प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन है उसका भी चेंजेस हुआ है। उसके बाद इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द गाइडलाइंस ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया and Financial Action Task Force, it has been decided to issue revised guidelines on AML CFT norms to be followed in post offices in respect of National Savings Scheme accordingly. Master Circular number 2 KYC norms is attached herewith. तो इस SB ऑर्डर के तहत फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा कुछ नॉर्म्स जो चेंज किए गए हैं उसके आधार पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और सीएफटी के कुछ नॉर्म्स इस एसबी ऑर्डर द्वारा इशू किए गए हैं, जिसका मास्टर सर्कुलर नंबर 2 यहाँ पर अटैच किया गया है। अपेंडिक्स 1 ऑफ पीओएसबी CBS manual corrected up to 31 December 2021 is amended and the contents of master circular number 2 which is attached here with shall be the amended text. तो पीओएसबी CBS मैनुअल जो है उसको भी इसी के साथ अमेंड किया गया है और मास्टर सर्कुलर नंबर 2 ही उसका अमेंडेड टेक्स्ट होगा। तो चलिए वो देखते हैं अभी। ये है एनेक्जर टू एसबी ऑर्डर नंबर 12 2023 मास्टर सर्कुलर नंबर 2, जिसमें केवाईसी, एएमएल और सीएफटी के नॉर्म्स रिवाइज कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है कि केवाईसी क्या है और उसके पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो होता है इस एक्टिविटीज़ को हमको रोकना है सेविंग्स बैंक्स में, अगर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ऐसे कुछ होते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ कस्टमर दिया हुआ है। An individual that maintains an account or has a cash certificate or has a business relationship with the post office, an individual on whose behalf the account is maintained. उसके बाद अब गाइडलाइंस दी हुई है। तो जनरल 2.1 ऑल post office savings bank should keep in mind that information collected from the customer for the purpose of opening a account or purchase of savings certificate is to be treated as confidential and details thereof आर नॉट टू बी डिवर्ज्ड फॉर क्रॉस सेलिंग और एनी अदर पर्पज़। मतलब पोस्ट ऑफिस में जो भी अकाउंट पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स का अकाउंट खोलता है, अकाउंट ओपनिंग के जो भी सारी डिटेल्स होते हैं उस पर्सन की वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए और उसको किसी भी तरीके से क्रॉस सेलिंग या फिर कहीं पे भी उसको रिवील नहीं करना है। उसके बाद 2.2 है केवाईसी पॉलिसी। अंडर पीएमएलए प्रोविजंस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स डिक्लेयर्स इस केवाईसी पॉलिसी ऑन द फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स: customer acceptance policy, risk management, customer identification procedure, monitoring of transactions, record keeping and reporting. यहाँ पर 2.3 है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। तो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी क्या है उसका यहाँ पर दिया हुआ है। तो फर्स्ट है नो अकाउंट इज़ ओपन इन एनोनिमस और फिक्टिशियस नेम बेनामी। मतलब कोई भी अकाउंट हम एनोनिमस नाम पे या फिर किसी भी काल्पनिक नाम में अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। सेकेंड है नॉट टू ओपन एन अकाउंट और क्लोज एन एग्जिस्टिंग अकाउंट वेयर द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक इज अनेबल टू अप्लाई अप्रोप्रिएट कस्टमर ड्यू डिलीजेंस मेजर्स।
that is unable to verify the identity, obtain documents required as prescribed due to non-cooperation of the customer or non-reliability of data information furnished by the customer. However, the customer should not be harassed by any decision to close the account should be taken by the head of the postal division or giving suitable notice to the customer. तो इसका मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी अकाउंट ओपन या क्लोज करते वक्त जो हमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बिना किसी भी अकाउंट को हमें ओपन या क्लोज नहीं करना है। पर यहाँ पर ये भी ध्यान रखा जाए कि किसी भी अकाउंट को क्लोज करते वक्त या ओपन करते वक्त अगर डॉक्यूमेंट्स कम हैं तो उस कस्टमर को कोई भी हरासमेंट, कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी पोस्टल डिवीज़न के हेड की रहेगी या फिर उस ऑफिस के इमीडिएट हेड की रहेगी। उसके बाद है 2.4 कैटेगराइजेशन ऑफ कस्टमर्स, दैट इज़ रिस्क कैटेगराइजेशन। तो यहाँ पे हमको रिस्क को कैटेगराइज करना है कि जैसे ही अमाउंट होता है किसी भी अकाउंट का, चाहे वो बैलेंस हो या ओपनिंग अमाउंट हो, तो उसके आधार पर हम उस अकाउंट को रिस्क कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि लो रिस्क, where the customers opens accounts or applies for purchase of certificates or applies for credit of maturity, prematurely value of any existing savings instruments with an amount up to rupees 50,000 and balance in all accounts and savings certificate does not exceed 50,000। तो यहाँ पे लो रिस्क में ऐसे अकाउंट्स आते हैं जो अकाउंट ओपन करते वक्त जिसका 50,000 अमाउंट है, क्लोज करते वक्त 50,000 अमाउंट है, या फिर सारे अकाउंट में मिलाकर 50,000 से ज़्यादा बैलेंस नहीं है। तो ये सारे अकाउंट रिस्क कैटेगरी में लो रिस्क में आएंगे। उसके बाद है मीडियम रिस्क। तो मीडियम रिस्क का अमाउंट होता है 50,000 से ऊपर पर 10 लाख तक। मतलब कोई भी अकाउंट कोई ओपन कर रहा है, क्लोज कर रहा है, सारे अकाउंट्स का बैलेंस ये सब मिलाकर 50,000 से 50,000 से ज़्यादा है और 10 लाख के अंदर अंदर है, तो वो कस्टमर की रिस्क हम मीडियम रिस्क में कंसिडर करेंगे। उसके बाद है हाई रिस्क। तो हाई रिस्क कैटेगरी में वो अकाउंट्स आएंगे जिसका अकाउंट ओपन करते वक्त बैलेंस, क्लोज करते वक्त की अमाउंट या फिर सारे अकाउंट का मिला के बैलेंस 10 लाख से ऊपर जाता है, तो उस कस्टमर की कैटेगरी हाई रिस्क में आ जाएगी। अभी यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन आर इंडिविजुअल्स हु आर or have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, including the heads of the states, government, senior politicians, senior government or judicial or military officers, senior executives of state-owned corporation, and important politically party officials. The accounts related to politically exposed persons residing outside India shall fall under high risk category. तो कोई पर्सन अगर पॉलिटिकली कनेक्टेड है, किसी पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ है या खुद पॉलिटिशियन है, तो और वो इंडिया से बाहर रहते हैं, तो उनका अमाउंट चाहे कितना भी हो, उनका अकाउंट जो रहेगा वो हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ पर एक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, नो योर कस्टमर नॉर्म्स। तो यहाँ पे KYC नॉर्म्स दिए हुए, फॉलोइंग विल बी द KYC नॉर्म्स which must be followed in case of opening new accounts, purchase of certificates falling under different types of accounts or saving certificates. It is applicable to the all types of saving schemes including certificates। ये नीचे जो दिए हुए हैं ये सारे KYC नॉर्म्स है, इसको हम सारे टाइप के अकाउंट को ओपन करते वक्त फॉलो करेंगे। और ये जो KYC नॉर्म है ये सारे ही रिस्क कैटेगरीज में आएंगे, चाहे लो, मीडियम या हाई हो। तो फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ, 3 इन केस ऑफ BO। अगर BO है तो आपको 3 फोटोग्राफ्स लेने हैं, और अगर SO HO है तो 2 लेने हैं, पासपोर्ट साइज। और जॉइंट अकाउंट है तो फोटोग्राफ ऑफ ऑल जॉइंट होल्डर्स। ID प्रूफ में क्या लेना है, तो आधार नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन, ये रहेगा ID प्रूफ के अंदर। और पैन के लिए, पैन कार्ड के लिए यहाँ पे कुछ इन्होंने स्पेसिफिकेशन दिया है कि इफ़ द डिपॉजिटर who has not submitted the permanent account number at the time of opening on account shall submit the same to the post office where the account exists within a period of 2 months from the date of happening or any of the following events whichever is the earliest, namely the balance at any point of the time in account exceeds 50,000 rupees, the aggregate of all credits in the account in any financial exceeds 1 lakh rupees, the aggregate of all withdrawals and transfers in a
month from account exceeds 10,000 rupees. तो इसी सारी इन तीनों कैटेगरीज में, इन तीनों केसेस में उस कस्टमर को पैन सबमिट करना भी आवश्यक हो जाता है। और अगर यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि अगर इन 3 केसेस में वो कस्टमर 2 महीने के भीतर अगर अपना पैन कार्ड नंबर सबमिट नहीं कराता है उस अकाउंट के लिए उस पोस्ट ऑफिस में, तो उसका अकाउंट जो है वो सीज कर दिया जाएगा ऑपरेशंस के लिए, जब तक वो अपना पैन नंबर सबमिट नहीं करवाता है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में हम क्या ले सकते हैं? एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, या तो आधार कार्ड या तो पैन कार्ड। इफ आधार नंबर और पैन डज नॉट कंटेन द प्रेजेंट एड्रेस एनी ऑफ द ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, अगर आधार पे प्रेजेंट एड्रेस नहीं है, कहीं और का एड्रेस है, तो हम क्या डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं इस केस में? पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी, जॉब कार्ड इशूड बाय महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ नेम एंड एड्रेस। उसके बाद यूटिलिटी बिल, प्रॉपर्टी और म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट, पेंशन और फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद है अटेस्टेशन ऑफ photocopy of documents. The document should be self-attested, or in case of illiterate depositor, document should be attested by gazetted officer, सरपंच, ब्रांच, सब डेप्यूटी असिस्टेंट, हेड, चीफ, पोस्टमास्टर और पोस्टमैन, ग्राम डाक सेवक, डिलीवरी एजेंट। अगर वो डिपॉजिटर जो है वो इलिटरेट है, तो इस केस में उसके सारे ही डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड किए हुए चाहिए, गैजेटेड ऑफिसर द्वारा, सरपंच द्वारा, या यहाँ पे जो भी दिए हुए उन किसी भी द्वारा वो अटेस्टेड होना चाहिए। और अगर लिटरेट डिपॉजिटर है तो वो सेल्फ अटेस्ट कर सकता है अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को। इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू एजेंट, द एजेंट शॉल ऑल्सो अफिक्स हिज सिग्नेचर एंड मेंशन द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज एजेंसी ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स alongside those of the depositor. उसके बाद यहाँ पर अदर इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। तो फर्स्ट है, इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट, आईडी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑल जॉइंट डिपॉजिटर्स आर रिक्वायर्ड। मतलब अगर जॉइंट अकाउंट है तो सारे ही डिपॉजिटर्स के आईडी और एड्रेस प्रूफ जोड़ना होंगे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ। इन केस ऑफ बेसिक सेविंग अकाउंट, द डॉक्यूमेंट प्रूविंग दैट द डिपॉजिटर इज बेनिफिशियरी ऑफ एनी गवर्नमेंट स्कीम इज मैंडेटरी। अगर बेसिक सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं तो वो डिपॉजिटर किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से बेनिफिट्स ले रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जोड़ना होंगे। प्रूफ ऑफ एज इन केस ऑफ माइनर, अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सुपरिटेंडेंट ऑफ मेंटल हॉस्पिटल वेयर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज कन्फाइंड और ट्रीटेड एज द केस मे बी इन केस द अकाउंट इज ओपन ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इसके बाद हाई रिस्क कैटेगरीज के डिपॉजिटर्स के लिए ऊपर दिए गए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें लेना होंगे जो कि 10 लाख रुपए से ऊपर के लिए अमाउंट के लिए होते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ फंड इज़ मैंडेटरी। मतलब 10 लाख रुपए से ऊपर कोई अकाउंट ओपन हो रहा है या सारे अकाउंट्स का बैलेंस 10 लाख से ऊपर जा रहा है तो प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ फंड, मतलब वो पैसे कहाँ से आए हैं, सोर्स ऑफ फंड जो है वो उसका डॉक्यूमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। इट इज़ मैंडेटरी। प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ फंड, तो इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स हम ले सकते हैं वो यहाँ पर दिया है। कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट शोइंग सोर्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ फंड्स टेंडर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मे बी ऑब्टेन्ड एज प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ फंड। तो पहला है कि बैंक पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट, any of the income tax returns filed during the last 3 financial years which correlates the investments with the gross income, sale deed, gift deed, will, letter of administration, succession certificate, या फिर any other document which reflects the income or source of fund। यहाँ पे कुछ नोट्स दी हुई है। तो पहला है कि इन केस वेयर द अकाउंट सर्टिफिकेट होल्डर इज माइनर, द नॉर्म शॉल बी एप्लीकेबल टू द गार्डियन। अगर माइनर अकाउंट खोल रहे 10 लाख रुपए से ऊपर तो ये सारे जो नॉर्म्स ऊपर दिए हैं ये गार्डियन के लिए हो गए, ना कि माइनर के लिए। जॉइंट अकाउंट के केस में द नॉर्म्स विल बी अप्लाइड फॉर ऑल द जॉइंट अकाउंट होल्डर्स। मतलब अगर जॉइंट अकाउंट है तो उस केस में दोनों ही या तीनों ही डिपॉजिटर्स को ये नॉर्म्स अप्लाइड रहेंगे। अभी यहाँ पर सेकंड नोट दी हुई कि जिस कस्टमर का KYC ऑलरेडी अपडेटेड है CBS पोस्ट ऑफिस में, उसको फिर से
फोटोग्राफ्स या केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स के साथ देना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे थर्ड नोट दी हुई है कि डिपॉजिटर कहीं पे भी किसी भी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, चाहे वो कहीं और रहते हो, उनके रेसिडेंस के एरिया के अलावा किसी भी पोस्ट ऑफिस में वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर है कि रिव्यू ऑफ कस्टमर ड्यू डिलीजेंस री केवाईसी। द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द CDD प्रोसेस आर रिक्वायर्ड to be kept up to date by undertaking reviews of existing records. For carrying out the review, the following periodicity is prescribed. तो किसी डिपॉजिटर का केवाईसी हमने पहले किया हुआ है और वो अकाउंट खोल रहा है, तो उसकी केवाईसी को हमको रिव्यू किस पीरियड में करना है, उसका पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है। तो लो कैटेगरी में जो डिपॉजिटर्स आते हैं तो एवरी 7 ईयर्स उनके केवाईसी हमको लेना है और अपडेट करना है या रिव्यू करना है। मीडियम कैटेगरी के लिए एवरी 5 ईयर्स है और हाई कैटेगरी के लिए हर 2 साल में। इसके अलावा कस्टमर ड्यू डिलीजेंस मतलब केवाईसी या फिर उनका सारा सब कुछ हमको रिव्यू करना है, तो इन 3 केस को छोड़कर भी अगर कोई हमको सस्पिशियस मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग की या फिर कोई भी हमको सस्पिशियस या डाउट आता है, तो इस केस में भी कस्टमर ड्यू डिलीजेंस किया जा सकता है। अभी यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया हुआ है, जिसमें हमें क्या क्या करना है वो दिया हुआ है। तो अटेस्टेशन ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट ओपन करते वक्त या फिर किसी भी सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन के वक्त हम केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं और रिस्क कैटेगराइजेशन के हिसाब से उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। इलिटरेट कस्टमर्स है तो इस हिसाब से हमको सारी केसेस को रिव्यू करते रहना है। डिस्पोजल यहाँ पे 3.2 दिया हुआ है कि डिस्पोजल ऑफ फोटोग्राफ्स। तो BPM SPM सुपरवाइज़र को फोटोग्राफ्स जो होते हैं उसको अटेस्टेड करना है। अगर डिपॉजिटर जो होता है वो पोस्ट ऑफिस में नहीं आ पाता है अकाउंट ओपनिंग के वक्त और उसने सारे डॉक्यूमेंट्स किसी ऑथराइज पर्सन के साथ या फिर एजेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उस केस में BPM SPM या सुपरवाइज़र को जो फोटोग्राफ है उसको ID के साथ, फोटो ID के साथ वेरीफाई करना है। BO में BPM को जो है उसको 3 फ़ोटोज़ लेनी है अकाउंट ओपनिंग के साथ, तो उसको एक फ़ोटो जो है वो स्पेसिमेन सिग्नेचर बुक में लगाना है, एक फ़ोटो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे लगाना है और एक फ़ोटो KYC फॉर्म पे लगाना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्पोजल ऑफ कॉपीज़ ऑफ KYC डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है कि उस KYC डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज़ है उसको डिस्पोजेबल कैसे करना है। तो जैसे कि SO में फॉलो किया जाता है कि जो KYC का होता है उसका कस्टडी सुपरवाइज़र के पास डिप्टी PM APM में SPM करते हैं, BO में GDS BPM करते हैं, उसका सारा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। कंपैरिजन ऑफ एड्रेस किया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ नेम। अब यहाँ पर एक दिया है कि इफ़ द अकाउंट्स और सर्टिफिकेट्स रिफर्स आर फाउंड क्लोज डिस्चार्ज फ्रेश KYC डॉक्यूमेंट शुड बी टेकन ओनली इफ देर इज अ चेंज इन द KYC डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पर मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स दिया हुआ है कि जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं डे टू डे में, मतलब अकाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग छोड़ के अगर ट्रांजेक्शन किसी अकाउंट में हो रहा है तो उसको कैसे मॉनिटर करना है। तो सबसे पहले 4.1 मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ऑल पोस्ट ऑफिसेज शॉल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स इंक्लूडिंग द रिकॉर्ड ऑफ एनी ट्रांजेक्शन वेयर कैश इज एक्सेप्टेड एंड फोर्स्ड और काउंटरफिट करेंसी नोट्स आर यूज्ड और वेयर फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंट्स हैज़ टेकन प्लेस। मतलब किसी ट्रांजेक्शन में कैश एक्सेप्ट की गई है या फिर नकली नोटों का इस्तेमाल किया गया डिपॉजिट करते वक्त, तो उस केस में उस ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखना है उस अकाउंट में। अगर किसी अकाउंट में डुप्लीकेट नोट्स यूज़ करके डिपॉजिट किया जा रहा है तो इस ट्रांजेक्शन को अगर
आइडेंटिफाई कर दिया गया है तो उस ट्रांजेक्शन का नोट या रिकॉर्ड कहीं पे मेंटेन करना ज़रूरी है, ताकि दोबारा अगर ऐसा ट्रांजेक्शन उस अकाउंट में हो तो हम उसको आइडेंटिफाई करके उसकी कैटेगरी को रिव्यू कर सकते हैं। इसके बाद है कि एनी अटेम्प्ट इन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग फोर्स्ड और काउंटरफिट करेंसी नोट्स फॉर सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंट, all suspicious transactions involving deposit, withdrawal, transfer of account, solvency certificate, indemnity certificate, irrespective of the amount of transaction। इसके अलावा कोई भी ऐसे suspicious transactions होते हैं, चाहे डिपॉजिट हो, विड्रॉल हो, ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट हो, सॉल्वेंसी हो, तो उस ट्रांजेक्शन्स का भी रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर दिया है कि सस्पिशियस ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसका डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि गिव्स राइज टू रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन दैट इट मे इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल टू द एक्ट रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू। मतलब किसी वैल्यू के कोई वैल्यू अगर ज़्यादा ना भी हो, फिर भी अगर आपको कोई रीजनेबल ग्राउंड्स है और लग रहा है कि ये ट्रांजेक्शन सस्पिशियस है, तो उस केस में आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स कि कौन से ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट करने हैं आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, केवाईसी या सीएफटी नॉर्म्स के तहत। अगर कोई कैश ट्रांजेक्शन होता है जो 10 लाख रुपए से ऊपर है, या कोई बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं जो एक महीने के अंदर या किसी स्पेसिफाइड टाइम में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं कंटिन्यूसली किसी अकाउंट में जिसका अमाउंट 10 लाख से ऊपर जा रहे हैं, कहीं पे किसी अकाउंट में नकली नोटों द्वारा, काउंटरफिट करेंसी द्वारा ट्रांजेक्शन किया गया है, या फिर इसके अलावा कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो, तो इसको आपको रिपोर्ट करना है अंडर केवाईसी, एएमएल या सीएफटी नॉर्म्स। उसके बाद कैश ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट, कौन से ट्रांजेक्शन्स सीटीआर के अंडर आएंगे। तो ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स जो 10 लाख से ऊपर है, या फिर सीरीज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स जिसका अमाउंट 10 लाख से ऊपर जा रहा है। सस्पेक्टेड ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट एसटीआर, इसके अंदर कौन से आएंगे, तो सेम है जहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है या फिर नकली नोटों द्वारा डिपॉजिट किया गया है या फिर कोई सस्पिशियस आपको डिपॉजिट विड्रॉल लग रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट लग रहा है, ये सारे सस्पेक्टेड ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के अंदर आपको मेंशन करने हैं, रिव्यू करने हैं या रिकॉर्ड करने हैं। अब इन सब ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिपोर्ट करना है उसका प्रोसीजर यहाँ पे दिया है, मेथड ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ एसटीआर। तो किसी भी पोस्ट ऑफिस की जो इंचार्ज है वो इन सारे ही ट्रांजेक्शन्स की एक लिस्ट तैयार करेंगे, मेंटेनिंग नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ डिपॉजिटर, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, प्लेस ऑफ ट्रांजेक्शन, पैन नंबर अगर हो तो, और ये सारी लिस्ट वो जो है हेड ऑफ डिवीज़न को उसी दिन सेम दिन उनको भेज देना है। The head of the division will be personally responsible for sending post office wise list of such transaction of his division to the head of the circle on the very same day of the receipt of STR from PRIO। अगर कोई पोस्ट ऑफिस ऐसी कोई लिस्ट बनाकर डिविजनल हेड को भेजते हैं तो डिविजनल हेड को ये ऑफिस वाइज सॉर्ट करके उस रिपोर्ट को सेम डे पे सर्कल ऑफिस में भेज देना है, और सर्कल ऑफिस को ये लिस्ट डीडीजी, पीसीओ या पीएमएलए को एट डायरेक्टरेट में भेज देना है सेम डे। इसके अलावा यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, कुछ नोट दिए हुए 3, कि अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन आपको लगता है और आप कस्टमर को डिटेल्स मांगते हैं कि आप ये डिटेल्स फर्निश कीजिए, आपका पैन नंबर दीजिए, तो वो कस्टमर उस ट्रांजेक्शन को करने से मना कर देता है और चला जाता है। तो ऐसे अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन्स का भी रिपोर्ट आपको एसटीआर के जैसे ही करना है, चाहे अमाउंट उसका कम हो या ज़्यादा हो। उसके बाद है कि जो नोडल ऑफिसर्स है ये सारे सीटीआर एसटीआर अलर्ट्स को एसएस एएमएल 7.1 में डेली बेसिस पे इसको क्लोज करेंगे। और सर्कल्स को यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है कि जो सारी एसटीआर की ट्रांजेक्शन्स की इन्फॉर्मेशन होता है ये कॉन्फिडेंशियल रहेगी और इसको कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा।
उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यहाँ पर डिटेल्स दिए हुए हैं। लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स को सॉफ्ट कॉपी में 5 साल तक रखना है। लेजर कार्ड्स का क्या प्रोसीजर रहेगा, प्रिजर्वेशन ऑफ पीरियड। अकाउंट क्लोजिंग वाउचर्स के अकाउंट क्लोजर वाउचर्स को 5 साल तक प्रिजर्व करना है। परचेस एप्लीकेशन फॉर्म्स 5 साल तक प्रिजर्व करना है। उसके बाद गाइडलाइंस फॉर द एग्जिस्टिंग POSB अकाउंट्स सेविंग सर्टिफिकेट होल्डर्स ओपन इशूड बिफोर द इशू ऑफ दिस ऑर्डर। तो इस ऑर्डर के इशू होने से पहले जो भी अकाउंट्स POSB अकाउंट्स हैं जो ओपन हैं, सेविंग सर्टिफिकेट जो ओपन हैं, उनके बारे में कैसे इस सारे प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा उसका यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो इस ऑर्डर के इशू होने से पहले जो भी अकाउंट ओपन हो चुके हैं, अगर उसमें से कोई अकाउंट होल्डर ने अपना आधार नंबर नहीं दिया है तो 6 मंथ यानी कि 6 महीने के भीतर 1 अप्रैल 2023 से लेके 6 मंथ से 6 महीने के भीतर उस अकाउंट का आधार नंबर, उस डिपॉजिटर का आधार नंबर उस अकाउंट से लिंक करना ज़रूरी हो जाएगा। अगर नहीं वो होता है तो उस अकाउंट को सीज कर दिया जाएगा जब तक वो डिपॉजिटर अपना आधार नंबर सबमिट नहीं कराता है। सेम पैन कार्ड के लिए भी रहेगा कि अगर किसी डिपॉजिटर का पैन कार्ड नंबर है तो उसे 2 महीने के भीतर उस अकाउंट से अपने पैन नंबर को लिंक करवाना ज़रूरी हो जाएगा। पैन नंबर के लिए अगर अमाउंट या बैलेंस 50,000 से रुपीज़ से ऊपर जाता है एक ट्रांजेक्शन में या फिर एक फाइनेंशियल ईयर में, या फिर उसके ट्रांसफ़र्स या विड्रॉल्स जो है वो 10,000 रुपीज़ से 10,000 से ऊपर जाते हैं, और 2 महीने के भीतर अगर वो डिपॉजिटर अपना पैन नंबर अपने अकाउंट से लिंक नहीं करवाता है तो उसका अकाउंट जो है वो सीज कर दिया जाएगा ऑपरेशंस के लिए। और जब तक वो अपना पैन बनवा कर उसे अकाउंट से लिंक नहीं करवाएगा तब तक वो अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाएगा।